अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि भाई मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अब क्या टेंशन। एक सुरक्षा की भावना तो रहती ही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सोच है। तो आज हम अपनी हेल्थ पॉलिसी को समझे नाम के एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। अच्छा। ये लेख इसी आम सोच और जो असलियत होती है उसके बीच का फर्क दिखाता है। क्योंकि जब क्लेम करने का टाइम आता है ना, तब कई बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। सही बात है, असलियत सामने आ जाती है। पॉलिसी पेपर्स में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सच में सिर घुमा देते हैं, जैसे वो रूम रेंट कैप, फिर डिजीज सब लिमिट और नॉन पेएबल आइटम्स। हाँ, ये टर्म्स कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है, और मुझे ये बात एकदम सही लगी कि ये इंश्योरेंस है या यूपीएससी सिलेबस। हाँ, ये तुलना तो काफी सटीक है। वाकई। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन उलझनों को थोड़ा सा सुलझाएं और पॉलिसी की जो बारीकियां हैं उन्हें समझें। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये उलझन होती क्यों है? ज्यादातर इसलिए क्योंकि जो सारी जरूरी जानकारी है वो अक्सर पॉलिसी के फाइन प्रिंट में होती है। हाँ, जिसे हम शायद उतना ध्यान से नहीं पढ़ते खरीदते वक्त। एग्जैक्टली। और फिर मैदान में आते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीए। टीपीए, अच्छा ये कौन होते हैं और इनका क्या रूल होता है इसमें? देखिए, टीपीए वो कंपनी है जिसे इंश्योरेंस कंपनी हायर करती है आपका क्लेम प्रोसेस करने के लिए। ओके। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि टीपीए जो हैं वो पॉलिसी के नियमों से एकदम बंधे होते हैं। अच्छा। उनका काम है पॉलिसी की शर्तों को बिल्कुल वैसे ही लागू करना जैसे वो लिखी हैं। वो अक्सर यही कहते मिलेंगे, सर पॉलिसी में तो यही लिखा है। वो नियमों में कोई ढील नहीं देते क्योंकि उनका काम ही यही है। अच्छा, तो वो मतलब रूल बुक से चलते हैं, और अगर रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि पॉलिसी होते हुए भी लोगों को अपनी जेब से काफी पैसा देना पड़ जाए। हाँ। या क्लेम में कटौती हो जाए। हाँ। जैसे हम बात करें रूम रेंट कैप की। हाँ, ये क्या है? इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल के कमरे के किराए के लिए एक ऊपरी सीमा तय कर देती है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 5,000 रुपए का रूम रेंट कैप है। तो अगर मैंने मान लीजिए 6,000 रुपए वाला कमरा ले लिया, हाँ, तो मुझे बस वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ, वो 1,000 रुपए तो देने ही होंगे। लेकिन हाँ? यहाँ एक और पेंच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पेंच? कैसा पेंच? कई पॉलिसियों में ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी लिमिट से महंगा कमरा चुना, हाँ, तो सिर्फ कमरे का जो एक्स्ट्रा किराया है वही नहीं, बल्कि उस कमरे से जुड़े जो दूसरे खर्चे हैं, जैसे डॉक्टर की विजिटिंग फीस हुई या कुछ टेस्ट हुए, हाँ, उन खर्चों का भी उतना ही प्रतिशत काट लिया जाता है। क्या मतलब अगर मेरा कमरा कैप से 20% महंगा है तो डॉक्टर की फीस का भी 20% मुझे देना पड़ेगा? हाँ, ये मुमकिन है, ये कई पॉलिसियों में होता है। अरे बाप रे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। ये फाइन प्रिंट वाली बात अब ज्यादा समझ आ रही है। और ये डिजीज सब लिमिट क्या है फिर? डिजीज सब लिमिट का फंडा यह है कि कुछ खास बीमारियां या सर्जरी होती हैं, जैसे मोतियाबिंद हो गया, हर्निया है, या कभी-कभी घुटने बदलने का ऑपरेशन। इनके इलाज के लिए खर्च की एक अलग सीमा तय होती है। अच्छा। ये सीमा आपकी जो मेन पॉलिसी की रकम है यानी सम इंश्योर्ड, उससे कम हो सकती है। ओके। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, लेकिन मोतियाबिंद सर्जरी के लिए सब लिमिट सिर्फ 50,000 रुपए है। तो आपको उस सर्जरी के लिए 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आपका खर्चा उससे ज्यादा ही क्यों ना हुआ हो। यानी बड़ी पॉलिसी होने का ये मतलब नहीं कि हर बीमारी पर पूरा कवर मिल ही जाएगा। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। और ये नॉन पेएबल आइटम्स, ये क्या बला है? हाँ, नॉन पेएबल आइटम्स वो चीजें हैं जिनका खर्च इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हालत में नहीं देती, चाहे आपकी पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अच्छा, जैसे क्या? इसमें आमतौर पर वो डिस्पोजेबल चीजें आती हैं, जैसे ग्लव्स हैं, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर। ओहो, ये छोटी छोटी चीजें। हाँ, और कभी कभी तो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस भी इसमें शामिल हो सकती है। इनकी लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। और ये सब मिलकर बिल का एक ठीक-ठाक हिस्सा बन जाता है, जिससे मरीज को खुद ही भरना पड़ता है। अब समझ आया कि इसे यूपीएससी सिलेबस क्यों कहा गया था। पहले रूम रेंट कैप और उसका असर दूसरे खर्चों पर, फिर बीमारियों की अपनी अलग लिमिट, और ऊपर से ये नॉन पेएबल आइटम्स की लिस्ट। बाप रे, काफी कुछ है ध्यान रखने को। बिल्कुल। और जानकारी की यही कमी जो है वो अक्सर क्लेम के टाइम पर परेशानी की वजह बनती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना ही काफी नहीं है। नहीं है। सुरक्षा की जो सच्ची भावना है वो तब आती है जब हम क्लेम आने से पहले अपनी पॉलिसी को ठीक से समझें। हाँ। उसकी सीमाएं क्या हैं, जैसे आपने बताया रूम रेंट कैप और डिजीज सब लिमिट, और कौन सी चीजें कवर नहीं होती, यानी वो नॉन पेएबल आइटम्स। एकदम सही कहा।
अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पॉलिसी की शर्तों को उस वक्त समझने की कोशिश करना जब कोई अस्पताल में भर्ती है, जो कि एक तनाव का समय होता है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। उससे कहीं बेहतर है कि हम उसे शांति से पहले ही समझ लें। एक्टिवली अगर हम पॉलिसी की शर्तों को जानते हैं तो न सिर्फ भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि वो जो अचानक से आने वाले खर्चों का झटका लगता है उससे भी बच जाते हैं। सही बात है, पहले से तैयारी रखना बेहतर है।